दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है और ये सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। एक तरफ जहां कांग्रेस पहले ही धरना देने की बात कह चुकी है, तो वहीं बीजेपी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार का विरोध करेगी। बीजेपी जन लोकपाल और चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग करेगी। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तब उसने जनता को वायदा किया था कि 15 दिनों के अंदर उनकी सरकार दिल्ली को एक मजबूत लोकपाल बिल देगी, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट नहीं पेश कर रही। ऐसे में आने वाले विधानसभा सत्र से पहले ही विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो विधानसभा के बाहर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेगी, तो वहीं बीजेपी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार को जन लोकपाल और वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश न करने के चलते उनका विरोध करेगी। अरविंद केजरीवाल जी को एक चिट्ठी लोकपाल पे मैंने लिखा है, जिसमें हमने मांग की है कि लोकपाल अभी तक के कहाँ है। पिछली बार 49 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के ऊपर ब्लेम लगा करके चले गए थे कि कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर रही विधानसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो इसलिए वो सत्ता छोड़ करके जाना चाहते हैं। लिहाजा इस बार जो है दिल्ली की जनता ने उनको 70 में से 67 सीट्स उनको दिया, इतने भारी बहुमत से जिताया। अब 6 सेशंस हो गए, ये विंटर सेशन इस साल का आखिरी सेशन होगा, तो पूरा 1 वर्ष गुजर गया, अभी तक के लोकपाल का पता नहीं। वहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए सत्र के सभी दिन सदन के बाहर धरना देने का मन बनाया है। हालांकि बीजेपी इस मामले को लेकर उपराज्यपाल से मिलकर गुजारिश भी कर चुकी है कि वो इस मामले में दखल दे। चूंकि वित्त आयोग की रिपोर्ट से निगम को फायदा होना है, इसलिए सरकार जानबूझकर निगम को पैसों से पंगु बना देना चाहती है। इसलिए वो सरकार से मांग करेंगे कि विधानसभा सत्र में दोनों बिल को लेकर आए। हम सरकार से उन तमाम चीज़ों के जवाब मांगेंगे जिन पर सरकार कतरा रही है, जिनसे सरकार भाग रही है, जिनसे सरकार पीछे हट रही है। और ये स्थिति जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वित्त आयोग की रिपोर्ट को आप कभी कहते हैं सेंटर को भेज रहे हैं, अभी पीछे कैबिनेट की मीटिंग करके आपने कहा हमने सेंटर को भेज दिया, आप कह रहे हैं हम सदन में ला रहे हैं, तो आप क्यों गुमराह कर रहे हैं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। दूसरा, लोकपाल के मामले में भी आप जहाँ छोड़ के गए थे वहाँ से वो बिल गया कहाँ, गायब कहाँ हो गया? तब तो आपको इतनी जल्दी थी कि आपने सरकार से रिजाइन कर दिया कि बिल पास नहीं होने दिया जाए, और आज आप उस बिल की बात ही नहीं करना चाहते। इस बात में दो राय नहीं कि आने वाला सत्र काफी हंगामेदार रहेगा, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि क्या सरकार विपक्षी दलों के दबाव में लोकपाल बिल और वित्त आयोग की रिपोर्ट सदन पटल पर रखती है या नहीं। टोटल न्यूज के लिए जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। तमाम अटकलों के बीच बुधवार को केजरीवाल कैबिनेट जन लोकायुक्त बिल को अपनी मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद बिल को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र की मंजूरी के लिए इसे आगे भेजा जाएगा। जन लोकपाल बिल से दिल्ली वालों को कुछ फायदा हो या ना हो, केजरीवाल को अपनी राजनीति चमकाने का मौका जरूर मिलेगा। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही जन लोकायुक्त बिल पेश किया जाएगा। सत्र की कल होने जा रही शुरुआत से पहले ही दिल्ली मंत्रिमंडल बिल को अपनी मंजूरी देगा। कैबिनेट के बाद विधानसभा की दहलीज लांघते हुए बिल को केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने केंद्र से इस बिल के मामले में कोई विचार विमर्श नहीं किया है। विधानसभा से बिल को पास कराने के बाद केजरीवाल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे कि बिल को केंद्र ने जानबूझकर रोक रखा है। इस बार का जन लोकपाल बिल पिछली बार से भी कड़ा होने की उम्मीद है, जिसमें करप्शन के खिलाफ जन लोकपाल के दायरे को और बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत में है। 70 विधानसभा सीटों में 67 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में सदन के भीतर जन लोकपाल बिल के पास होने में कोई अड़चन नहीं है। 49 दिनों की सरकार में आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए ये बिल पास नहीं हो पाया था। बिल पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी खूब अड़ंगा लगाया था। जन लोकपाल चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह पूरी तरह स्वतंत्र होगा। जन लोकपाल को किसी भी मुकदमे की जांच 3 महीने में पूरी करनी होगी, जबकि सुनवाई पूरी करने के लिए तय वक्त सीमा 6 महीने की निर्धारित है।
जांच में दोषी पाए जाने पर दोषी शख्स को 1 साल के भीतर जेल भेजने का प्रावधान होगा। इतना ही नहीं, करप्शन के कारण सरकार को जो नुकसान हुआ है, अपराध साबित होने पर उसे दोषी से वसूले जाने का भी नियम है। अगर किसी नागरिक का काम तय समय में नहीं होता है तो लोकपाल दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगाएगा, जो शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर मिलेगा। लोकपाल की सदस्यों का चयन न्यायाधीश, नागरिक और संवैधानिक संस्थाएं मिलकर करेंगी। इस पर नेताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लोकपाल या लोक आयुक्तों का काम पूरी तरह पारदर्शी होगा। लोकपाल के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जांच 2 महीने में पूरी कर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण कालरा की रिपोर्ट। वहीं डीडीसीए में चल रहे करप्शन को लेकर दिल्ली सरकार ने जो जांच रिपोर्ट बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी है। जांच अधिकारियों ने डीडीसीए की जांच विजिलेंस से कराने की सिफारिश की है। डीडीसीए में लंबे अरसे से चले आ रहे भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर ने दिल्ली सरकार से गुजारिश की थी कि डीडीसीए के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ ही जो पैसा बीसीसीआई से मिलता है, उसका भी ब्यौरा नहीं दिया जाता। यहां तक कि तमाम सिविक एजेंसियों का बकाया डीडीसीए पर है, उसको भी वो कई सालों से चुका नहीं रहे। ऐसे में दिल्ली सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। अब जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी है और डीडीसीए में फैले भ्रष्टाचार की जांच विजिलेंस से कराने की बात कही गई है। देखिए, जो उन्होंने तहकीकात की है, जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, उसके हिसाब से तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सही रिपोर्ट दी है, क्योंकि अब डिसीजन लेना है दिल्ली गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेती है। बिल्कुल सही कहा है। देखिए, क्रिकेटर भी होने चाहिए इसमें, और क्रिकेटर मैं कहता हूं कि लोग सब कहते हैं कि ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। कौन कहता है कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है? मैं अपना खुद दावा कर सकता हूं कि हम बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ऑनेस्ट हैं, अकाउंटेबिलिटी हमारे में हमारी है। तो ये अच्छी एक बात की। हालांकि सरकार इस मामले में सीधे तौर पर जांच के आदेश नहीं दे सकती, चूंकि डीडीसीए बीसीसीआई के अधीन है और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसे में जांच कमेटी की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई आगे हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज, दिल्ली। आम आदमी पार्टी की 23 नवंबर को होने वाली नेशनल काउंसिल की मीटिंग में पार्टी संगठन को मजबूती देने वाले कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के बाद आपकी सबसे मजबूत कमेटी में कई नए चेहरों के एंट्री होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक आप नेता आशुतोष, आशीष खेतान और आशीष तलवार को पीएसी में जगह दी जा सकती है, जबकि कई नेताओं को पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में शामिल किए जाने की भी पूरी उम्मीद है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी से बाहर करने की रूपरेखा लिखने वाली पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक एक बार फिर से दिल्ली में होने जा रही है। 23 नवंबर को होने वाली आप के करीब 350 नेशनल काउंसिल के सदस्यों की मीटिंग को कई मायने में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर पार्टी में लंबे वक्त से खाली पड़े पदों को देखते हुए मीटिंग की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। पार्टी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बाहर होने के बाद आपकी सबसे मजबूत कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में 2 पद के साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव में कई लोगों के इस्तीफे देने के बाद कई पद खाली हो गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जब मीटिंग में पार्टी को मजबूत करने पर बात होगी तो खाली पड़े पदों को भर संगठन को मजबूती देने पर भी चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी की 23 नवंबर को होने वाली नेशनल काउंसिल की ये मीटिंग बेहद अहम है, क्योंकि ये मीटिंग ऐसे वक्त पर हो रही है जब पार्टी के कई अहम पद खाली पड़े हैं। अगर इस मीटिंग में पार्टी के खाली पदों को भरने पर सहमति बनी तो आशीष खेतान, आशीष तलवार और उसके साथ साथ आशुतोष का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि ये लोग अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। लेकिन अगर इनको जगह दी गई तो हो सकता है कि उस पर विरोध के स्वर भी इस मीटिंग में सुनाई दे। वैसे आपके भीतर ही भीतर खाली पड़े पदों के लिए काबिल लोगों की तलाश के लिए मंथन काफी पहले से चल रहा है, लेकिन नेशनल काउंसिल के सदस्यों के इस मुद्दे पर चर्चा के बाद कुछ नामों पर सर्वसम्मति से मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर मीटिंग में पीएसी सदस्यों पर कोई फैसला हुआ तो 3 लोगों का पीएसी में शामिल होना तय माना जा रहा है। जिन नामों को पीएसी में जगह मिल सकती है उसमें आपके बड़े नेता आशुतोष के अलावा आशीष खेतान और पार्टी के अहम रणनीतिकार माने जाने वाले आशीष तलवार का नाम शामिल है। पार्टी सूत्रों की माने तो अब तक 9 रहने वाली पीएसी सदस्यों की संख्या को पार्टी बढ़ाकर 10 तक करने की योजना बना रही है।
पीएसी के अलावा आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी कई पद खाली हो चुके हैं। क्रिस्टीना और हाल ही में मयंक गांधी नेशनल एग्जीक्यूटिव से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में नेशनल एग्जीक्यूटिव में कुछ नए चेहरों की एंट्री देखने को मिल सकती है, जिसमें एक नाम महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली प्रीति शर्मा मेनन का बताया जा रहा है। हालांकि पार्टी नेता फिलहाल किसी भी विस्तार और बदलाव की बात पर बोलने से बच रहे हैं। बहरहाल पिछली बार हाई वोल्टेज ड्रामे की गवाह रही आपके इस बार की नेशनल काउंसिल की मीटिंग पर सभी की नजर बनी रहेगी। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।